नॉट पॉसिबल इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कंडक्टर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नहीं होते, तो मोशन क्या पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये क्या बेसिक स्टेटमेंट है डाइलेक्ट्रिक। और ये बिहेवियर जो हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए थियरी वाला पार्ट ज्यादा है, बोर्ड के लिए ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, ये ड्रॉ मत करना अभी। तो ये कैपेसिटर है, अगर कुछ ना हो कैपेसिटर भी ऐसे वायर लगा है, तब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, कुछ नहीं रखा मतलब यहाँ पे क्या होता है। अब जनरली क्या होता है यहाँ पे ना मटीरियल रखते हैं, मटीरियल रखते हैं मतलब कौन सा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक है ना दो टाइप के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या है, पहले से प्लस माइनस थोड़ा अलग होता है। एक एग्जांपल दे सकते हो, पोलर मॉलिक्यूल के सिंपल एग्जांपल HCl ले सकते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल मान लो HCl एक मॉलिक्यूल है, तो सपोज HCl को मैंने ऐसे रखा हुआ है -, अब ये इसके अंदर मतलब क्या मिक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। ये क्या डाइपोल है, याद है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं डाइपोल पे आकर बोले इससे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, तो घूमने लगता है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्लस की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, तो ये घूम के ये ऐसे हो जाए, ऐसा अलाइन हो जाए, इसे क्या कहते हैं, अलाइन कहते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, अलाइन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। अगर सपोज में नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मतलब क्या, जो सिमिलर टाइप के हो डायटोमिक, ठीक है, नॉन पोलर बोल सकते हो, H2, N2, O2, सबको क्या डायटोमिक बोल सकते हो। तो सपोज CO2, ठीक है, सपोज अब मैं यहाँ पे सपोज O2 रखूँ, एग्जाम्पल O2 होता नहीं प्लास्टिक या मटेरियल होता है, पर मान लो O2 में रखूँ, तो O2 क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है इसका मतलब क्या है, बीच में प्लस होता है, इधर ही क्या होता है माइनस। अगर इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड रखो तो क्या होगा, प्लस चार्ज से इस तरफ अटैक होगा, माइनस इस तरफ अटैक होगा, पर इसमें कोई टॉर्क नहीं होगा, ये वजह से एक्सपेंड हुआ, खींचाव महसूस करोगे, तो उसके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। पर बेसिकली दोनों का जो फाइनल अलाइनमेंट है वो तो क्या होगा, सेम ही रहेगा, पोलर हो या नॉन पोलर। तो बेसिकली हमें क्या है, दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, तो कौन सा होगा पोलर, दूसरा कौन सा होगा नॉन। ठीक है, ये दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल थियरी वो सब क्या है यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पार्ट में उसका काम का प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल आने वाले। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट एक मिनट को when external electric field is applied, जो भी डिस्कस किया उसके बेस पे आप समझ के लिखना। when external electric field is applied, कैसे अप्लाई, external electric field is applied मतलब क्या हो, कैपेसिटर में रखा हो, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ना, तो कैपेसिटर में रखा। ठीक है, when external electric field is applied, but dipole moment is induced, dipole moment is induced either by pulling the molecule of dielectric, either by pulling the molecule of dielectric, either by pulling the molecule of dielectric, or by the rearrangement, either by pulling the molecule of the dielectric or by the rearrangement. ये दूसरा ना समझाओ, पुलिंग द मॉलिक्यूल मतलब कौन सा केस है, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर पुलिंग होता है, रीअरेंजमेंट किसमें होता है, पोलर, उसमें टॉर्क लगता है तो घूमता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है रीअरेंजमेंट। तो ये दो टाइप और स्टडी करनी है, नेक्स्ट में लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देयर आर टू टाइप्स of dielectric, पहला लिखो पोलर, दूसरा लिखो नॉन पोलर। पहला पोलर,
दूसरा नॉन पोलर। ठीक है, पहले पोलर की थोड़ी थियरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद नॉन पोलर। ठीक है, तो बात इसलिए पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें देखो the type of magnetic material, the type of dielectric material in which the center of positive and negative charges, the type of dielectric material in which the center of positive and negative charges एक ही जगह होते हैं, अलग होते हैं। पोलर में अलग, पोलर में क्या अलग होते हैं, ठीक है। The center of positive and negative charges do not coincide, do not coincide. It's called polar dielectric. It's called polar dielectric. Polar dielectric. Next time we look. They possess a permanent dipole moment. They possess a permanent dipole moment. एग्जाम्पल में तो ये HCl लो, तो ये क्या डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस तरह होगा डाइपोल मोमेंट, क्या है पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है और ये परमानेंट होगा, मिलता ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लूं तो क्या ले सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें कितने डाइपोल, दो बन रहे हैं। हाँ, डाइपोल इस तरह, दूसरा डाइपोल इस तरह, मेन डाइपोल बनता है and डाइपोल नीचे होगा। देखिए एग्जांपल ओके, सपोज एक सैंपल में एक मटेरियल का नॉन पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक सैंपल लो, तो उसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब वो मॉलिक्यूल रैंडमली अलाइन, मतलब सपोज ऐसे एक मॉलिक्यूल है HCl ऐसा होगा, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, एकदम रैंडम ओरिएंटेशन है। और ये ओरिएंटेशन ओवरऑल क्या लगता है, डाइपोल मोमेंट जैसे इसका इस तरफ होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा, इसका आगे होगा, पीछे होगा, ऐसे होगा। ओवरऑल क्या होगा डाइपोल मोमेंट, कोई डायरेक्शन में मिलेगा या जीरो ओवरऑल डाइपोल। मैं कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ, कैपेसिटर में भी रहता है, कुछ नहीं रहता है, बस एक सैंपल लिए होगा, जीरो क्या होगा, जीरो। क्यों, उसका एक रीजन है, जो मॉलिक्यूल जो अरेंज होता है ना, तो उसको कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता, बड़े सॉलिड में। गैस में तो पता होगा रैंडम मोशन होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में बस फर्क इतना, इससे रैंडम मोशन नहीं होता है, पर अपनी जगह वो वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। तो उसकी वजह से ओवरऑल ओरिएंटेशन ऐसा हो जाता है कि नेट डाइपोल मोमेंट को डिस्टर्ब ना करो, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, विदाउट एनी डिस्टर्ब, और इनको ना छेड़ को। अगर मैं अलग से फील्ड अप्लाई करूँ, जैसे इधर कैपेसिटर लगा दूं, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। देखो, व्हेन external electric field is absent, when external
electric field is extended. The molecules are oriented randomly. The molecules are oriented randomly due to thermal agitation. Due to thermal agitation, so that their net dipole moment is zero. So that their net dipole moment is zero. Draw away diagram. अब अगर मैं अलग से फील्ड लगाऊं, मतलब एक कैपेसिटर लगा दूं, तो कैपेसिटर क्या करता है? फील्ड प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से इसमें क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, तो इधर घूमना स्टार्ट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? वो अलाइन हो जाएंगे। तो मान लो एक्सटर्नल फील्ड में ऐसे लगा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, मैं ऐसे फील्ड लगा रहा हूँ, तो ओरिएंटेशन इनका रफली इसके अलॉन्ग हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे क्या लगता है? माइनस आएगा, प्लस माइनस की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे रैंडमली रफली ऑलमोस्ट क्या उसकी तरफ अलाइन हो जाएगा। पर कब एक्सटर्नल फील्ड होनी चाहिए? ठीक है ना, वरना क्या होगा? नेट जीरो हो जाएगा। अब इधर नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है? जीरो नहीं, एक तरफ हमें क्या है? डाइपोल। पर कब? जब एक्सटर्नल फील्ड लगाओ तभी ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आदमी को in the presence of an external field, in the presence of an external field, comma, the dipole tends to align. The dipole tends to align parallel to the field. Tends to align parallel to the field and are polarized in that direction. And are polarized in that direction. And are polarized in that direction. Okay, full stop. This is called electric polarization. This is called electric polarization. दूसरा डायग्राम
चलिए ड्रॉ। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था, पोलर के बारे में पढ़ा। वैसे ही नॉन पोलर के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में उसके कुछ फॉर्मूला है वो लिखवा देते हैं। ठीक है, अब लिखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ओके। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो क्या उधर ही रहता है, वो अलग नहीं रहता है। जैसे HCl में H के पास प्लस होता है, Cl के पास माइनस होता है। तो मैं पोलर नॉन पोलर अगर देखूं H2O2 N2, तो जहाँ पे बीच में प्लस होता है उधर ही क्या होता है, माइनस होता है। तो उधर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है इनका। तो अगर रैंडमली रखो इनको तो क्या ऐसे ही अलाइन होते हैं, सेंटर उनका क्या होगा, एक ही जगह। उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट में जीरो और बाहर से कोई फील्ड भी नहीं लगा। ठीक है, और अगर मैं फील्ड लगाऊं जैसे पहले लगा, कैपेसिटर के अंदर रखूं, तो ये जो है रोटेट नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा सर, इसमें अभी डिस्कस हो रहा है, ये प्लस जो है एक मॉलिक्यूल को पकड़ो, ये प्लस यहाँ पे नेगेटिव में तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जो माइनस है प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो क्या होंगे, फुल हो जाता है, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। ये फर्क होता है, दोनों में पोलैरिटी तो मिलेगी, पर कैसे क्रिएट होती है, पहले में रोटेशन की वजह से होती है, इसमें किसकी वजह से होती है, पुलिंग की वजह से। ठीक है, बाकी पोलैरिटी तो क्या है, दोनों में ही क्रिएट होती है। पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में डायग्राम पहले ड्रॉ करना। ओके, नॉन पोलर में लिखो, इट इज द डाइलेक्ट्रिक इन व्हिच, it is the dielectric in which the center of positive and negative charge is the dielectric in which the center of positive and negative charge coincide. Negative charge coincide. ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू में लिखो, in the absence of external field, in the absence of external field, in the absence of external field, they do not possess any net dipole moment. They do not possess any net dipole moment. They do not possess any net dipole moment. ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो H2O2 N2 CO2। ठीक है, H2 N2 O2 CO2 ये सब क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए। ठीक है, अब पहला वाला सिर्फ डायग्राम बनाओ, लेफ्ट वाला पहला वाला डायग्राम बनाओ। करिए दो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखो। When non-polar dielectric is placed in an external electric field, when non-polar dielectric is placed in an external electric field, non-polar dielectric is placed in external electric field, the force on positive and negative charges
both on positive and negative charges acts in opposite direction, acts in opposite direction, acts in opposite direction. So a net dipole moment, is induced in the direction of field. So a net dipole moment is induced in the direction of field. अब हमें इसकी इक्वेशन स्टडी करनी है। तो कौन सी इक्वेशन स्टडी करनी है? स्पेसिफिकली हम जो कैपेसिटर में यूज करने वाले हैं वो इक्वेशन स्टडी करनी है। अब जो वापस रिपीट किया कि इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड में भी कम आए, बहुत कम आए इस पे, ठीक है। पर लोग सिंपल ही फॉर्मूला है, आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। बेटर है तो सब लिसन कर, ओके। ये नेक्स्ट पार्ट में कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू में ही लिखना है। देखो, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज inserted between the plates of a capacitor, when a dielectric is inserted between the plates of a capacitor, the net electric field is the sum of the net electric field is the sum of external field due to plate. Net electric field is the sum of external electric field due to plate and the induced field in the dielectric and the induced field in the dielectric। तो कैपेसिटर के बीच में ऐसे मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो यहाँ पूरा क्या नेगेटिव चार्ज जमा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, उसको क्या कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, और जो बाहर से चार्ज है उसको क्या होगा प्लेट का चार्ज होगा, तो वो कुछ क्यू लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्या लिख लेते हैं QI। जैसे इधर चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे क्या होगी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ये जो फील्ड है E वो क्या प्लेट की वजह से प्लस से माइनस, ये जो फील्ड है वो देखो इधर प्लस से माइनस, मतलब ये कौन सी इंड्यूस्ड फील्ड। तो नेट फील्ड मुझे निकालनी होगी, तो नेट फील्ड क्या होती है एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था
नेट फील्ड तुम्हें निकालना, एल में निकालो, क्या करो, डिवाइड बाय के, याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है। अब क्वेश्चन कोई मुझे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इसको यहाँ पे डाल दो, सॉल्व करो, तो EI मिल जाएगा। EI कितना होगा, E 1 - 1/, ये इंड्यूस मिल जाएगा, ठीक है। देखो वैसे ही क्या वो इंड्यूस चार्ज और वो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो सिमिलरली इंड्यूस चार्ज एंड डेंसिटी, सिमिलरली इंड्यूस चार्ज and density in the dielectric is given by induced charge and density in the dielectric is given by, इससे ये वाला फॉर्मूला लगा, जैसे सिग्मा आई पूछा हो तो क्या होगा, जो प्लेट पे चार्ज है into 1 - 1/k, सिमिलरली सिर्फ चार्ज पूछा Q equal to Q 1 - 1, दोनों बॉक्स लगा। अगर इसके प्रॉब्लम्स करने हैं तो इसमें ना दो केस आ, एक कैपेसिटर है तुम्हारे पास, एक कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो दो केस आ, मैं बैटरी पहले से कनेक्टेड रख रहा हूँ, बाद में डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ। दूसरा केस क्या होगा, बैटरी हटा दी और बाद में डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ। ये दो केस आता है, ये दोनों केस पता होना चाहिए, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनके प्रॉब्लम जब हमें करते हैं, ठीक है। वो दोनों केस लिख लेते हैं। केस 1 लिखो, dielectric is inserted in the capacitor. This one, dielectric is inserted in the capacitor while battery is connected. While battery is connected. Okay. बैटरी है, इनिशियल कैपेसिटेंस है, इनिशियल केस है।
अब क्या कर रहे हैं, ये सेम सिस्टम है, बैटरी को मैं कनेक्टेड ही रख रहा हूँ, बस मैं डाइलेक्ट्रिक ऐसे अंदर डाल रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक ऐसे अंदर डाल रहे हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, ठीक है। ये फाइनल सिचुएशन, तो इसमें बिहेवियर स्टडी करने हैं प्रॉपर। चलिए ड्रॉ, ओके, और डायग्राम नीचे लिखो। कैपेसिटेंस CI इक्वल टू C, मतलब शुरुआत का कैपेसिटेंस CI इक्वल टू C, ठीक है, शुरुआत का कैपेसिटेंस C मान रहे हैं। CF कितना हो जाएगा, याद है लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर KC के टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना, CF कितना हो जाएगा KC, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैपेसिटेंस क्या है, K गुना बढ़ जाता है, ओके। मान लो बैटरी शुरुआत में चार्ज ले रही है QI, बाद में बैटरी कुछ अलग चार्ज देगी QF, तो QI, अब तो सिर्फ वो कैपेसिटेंस इक्वेशन लगाएंगे, QI इक्वल टू क्या होगा, CV, QF क्या हो जाएगा, KCV, वोल्टेज तो वोल्टेज है ना, ठीक है, चार्ज भी, QI कितना होगा CV, और QF कितना हो जाएगा KCV, ठीक है। पहले केस में कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिलता है, V, दूसरे केस में V, तो वोल्टेज और वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या रहती है, वो चेंज होती है ना, वो स्टेटमेंट। वोल्टेज एंड फील्ड अक्रॉस कैपेसिटर डज नॉट चेंज, वोल्टेज एंड फील्ड अक्रॉस कैपेसिटर, voltage and field across capacitor does not change as the battery is still connected, as the battery is still connected, battery connected पहले से कोई चेंज नहीं। ओके, इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में दूसरे केस पे आते हैं, ठीक है। ओके, देखो कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया, कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, एंड सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक, ब्रैकेट में K इक्वल टू 4, डाइलेक्ट्रिक K इक्वल टू 4 is inserted while 1 kilovolt battery is still connected, while 1 kilovolt battery is still connected, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, वो ले लो, 9 × 10⁻12, 9 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ले रखा है। और दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो फाइंड इनिशियल
and final capacitance, initial and final capacitance. ठीक है, पहली बार में लिखो फाइनल इनिशियल एंड फाइनल कैपेसिटेंस। ठीक है, और दूसरी बात में फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी on inserting the dielectric. Find work done by battery on inserting the dielectric. Try to अपने आप कर सकते हैं। शुरुआत का कैपेसिटेंस उसका फॉर्मूला तो एप्सिलॉन डी बाई डी डाल सकते हैं ना, सब एसआई में डालना। क्या है वैल्यू 1.8 into -10 पहले CF CF में मैं आर्टिस्ट कैलकुलेट नहीं करूंगा, कितना हो 7.8 पी है ना, 8 टाइम्स वर्क हो जाएगा, ये 4 पी है क्या हो जाएगा 7.2 into 10⁻⁴। और दूसरे केस में क्या मुझे वर्क कर रहा है बैटरी, तो पहले बैटरी कुछ QI चार्ज देगी, बाद में बैटरी कुछ QF चार्ज देगी, तो वर्क डन बाय बैटरी इसके इसमें कितना होगा QF माइनस QI इंटू V। तो QF QI निकालना पड़ेगा, QI कितना होगा CV, तो शुरुआत में C कितना 1.8 और V कितना 1000, तो कितना हो जाएगा 1.8 इंटू -7
minus 7 coulomb. QF is CIV, ये कितना हो जाएगा? CF VOP के गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7.2 into 10⁻⁷ coulomb. तो W back क्या होगा? QF minus QI into V कितना है? 1000 माइनस करो into 1000 करो, 5.4 into 10⁻⁴ जूल. ये आएगा बहुत जल्दी राइट. ये होगा into 1000 को 1000 मतलब 10⁻³ होगा ना, तो -2 -7 है और 3 क्या -. और ये जो पढ़ा है वो क्या था? केस 1 बैटरी कनेक्टेड. केस 2 अब देखो, inserting a dielectric, inserting a dielectric in an isolated capacitor, inserting a dielectric in an isolated capacitor. अब देखो उस केस में क्या होता है समझाता हूँ. पहले तो कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करना ही पड़ता है. पहले केस में शुरुआत में तो बैटरी को चार्ज देना है, तो पहले केस में तो रखना ही पड़ता है कनेक्टेड. अब क्या कर रहे हैं, मैंने स्विच ओपन कर दी और उसके बाद मैं डाइलेक्ट्रिक को डाला. ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी. पहले तो करना ही पड़ता है, वो कैपेसिटर को चार्ज करना है, पर चार्ज करने के बाद स्विच ओपन कर देते हैं और बाद में क्या डालते हैं? डाइलेक्ट्रिक डालते हैं. ठीक है ना, तो ये केस होगा. अब इस केस में से बिहेवियर हमें स्टडी करना है. ठीक है, ड्रॉ कर लो. कैपेसिटेंस लिखो, CI इक्वल टू C. कैपेसिटेंस CI इक्वल टू C. ये कितना होगा? डायरेक्टली डालो तो K टाइम्स बढ़ने वाला है. ये कितना होगा? K. ठीक है, C इक्वल टू C, C इक्वल टू K. चार्ज की बात कर रहे हैं तो देखो शुरुआत में बैटरी को चार्ज दे रही है, और जब मैं ओपन कर दूं तो चार्ज क्या है? जाने के लिए कहीं पे जगह ही नहीं उसके पास. तो जो चार्ज है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. पहले केस में चार्ज कांस्टेंट नहीं था, चेंज हो रहा है. अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है, ये फर्क होता है. तो दूसरी बात में लिखो, सिंस कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, सिंस कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, द चार्ज ऑन इट is conserved, the charge on it is conserved, comma, but the potential difference and the net electric field, but the potential difference and the net electric field
changes. पोटेंशियल डिफरेंस तो फील्ड क्या चेंज हो सकता है, बैटरी हट चुकी है, ठीक है। तो VI इक्वल टू V लिखो, तो इनिशियल वोल्टेज V है, VI इक्वल टू V, तो VS कितना हो जाएगा, V बाई K, हमेशा K टाइम्स कम ही होता है डाइलेक्ट्रिक चालू है, VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई K। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखो, EI इक्वल टू E, EI इक्वल टू E, तो EF इक्वल टू E बाई K, ठीक है। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में छोटा सा डेफिनेशन बस लिखो। देखो, और कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर और कैपेसिटर ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 1 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन 1 सेंटीमीटर is connected to a 3000 volt battery, is connected to a 3000 volt battery. Full on. The battery is now disconnected. The battery is now disconnected. And the dielectric is inserted. The battery is now disconnected, and the battery is the battery is now disconnected, and the dielectric is inserted. Is inserted. So its voltage becomes 1000 volts. So its voltage becomes 1000 volts. ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही रखना 9 into 10⁻², ठीक है। एप्सिलॉन नॉट वही रखो 9 into 10⁻², ओके। और इसमें ये दो बात है, पहले पार्ट में लिखो फाइंड इनिशियल कैपेसिटेंस एंड चार्ज, फाइंड इनिशियल capacitance and charge, find initial capacitance and charge, ठीक है। पहले पार्ट में पूछ, दूसरे पार्ट में find dielectric constant, find dielectric constant as well as initial and final electric field, as well as initial and final electric field, initial and final electric field, ठीक है। ट्राई कर लीजिए।
इनिशियल या फाइनल पूछा हो एक ही होगा इधर तो C कितना है 1.8, ये V कितना है शुरुआत में 3000 तो क्या क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है सिग्मा सिग्मा के निकालने बाद वैसे हो जाएगा वोल्टेज पता हो तो हमें देखो ये पता हो ये निकाल सकते हो दूसरा निकाल के क्या होगा V by D डायरेक्ट निकाल सकते हो ठीक है ध्यान रखना तो ये इक्वल क्या होगा V by D तो इनिशियल वोल्टेज कितना है 3000 सेपरेशन कितना है 0.0 मतलब वो 1 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर और फाइनल फील्ड EI by K कितना हो जाएगा 10⁵ ये अपना कॉन्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट हो गया। एक और डेफिनेशन का स्टडी करना है, ठीक है, तो चैप्टर अपना पूरा खत्म हो जाएगा। देखो डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओके, बहुत ही बेसिक ये भी पार्ट है। क्या सपोज ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में अगर कुछ ना हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या
एयर मॉलिक्यूल्स में, एयर मॉलिक्यूल्स में क्या प्लस माइनस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड, ये जो प्लेट की फील्ड है वो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करूँ तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग करूँ और ये और एक्सटेंड होगा, और भी स्ट्रॉन्ग करो लिमिट में क्या हो जाना चाहिए, ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, पूरा माइनस बाद में रहता है होगा, पूरा माइनस इधर ट्रांसफर हो गया, प्लस क्या होगा ट्रांसफर। अचानक ही चार्ज का क्या है, एक सर्ज होगा, अचानक ही कभी चार्ज का सर्ज मतलब क्या स्पार्क होता है, उसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रिप। कि भाई मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक, सॉरी मिनिमम मैं कितनी लगाऊं ताकि टूट जाए, उसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप। उसका दूसरा भी नाम है, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, हर एक मटेरियल का होता है, ठीक है ना। ये लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग जो होती है ना, बेसिकली क्या है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ही है। और 0 वोल्ट पे मान सकते हो, चार्जेस में, सॉरी क्लाउड्स में आपस में फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है, पोलराइजेशन होता है, इंसुलेशन होता है। तो अर्थ में, ग्राउंड में और क्लाउड्स के बीच में क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, आसपास क्या है, कैपेसिटर बन जाए। अगर वो स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी तो बीच में क्या होगा, एक ब्रेकडाउन हो जाएगा एयर का, तो क्या होगा, स्पार्क अचानक जाता है, ठीक है। लाइटनिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग फिजिक्स है उसका भी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। The minimum electric field, the minimum electric field which starts ionization, the minimum electric field which starts ionization of a given dielectric medium, which starts ionization of a given dielectric medium is called its dielectric strength. Is called its dielectric strength. And the process of losing the insulating property, and the process of losing the insulating property is called dielectric breakdown. It's called dielectric breakdown. और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। तो कभी कोई पूछे क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकालो, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको इसके बेस पे बस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा ये अपना पार्ट, ठीक है। अर्ली का क्वेश्चन स्पेस बिटवीन कैपेसिटर, स्पेस बिटवीन कैपेसिटर इज 2 centimeters. Space between capacitors is 2 centimeters and is filled with air, of dielectric strength, and is filled with air of dielectric strength 3 into 10 raised to 6. 3 into 10 raised to 6 volt per meter. 3 into 10 raised to 6 volt per meter. ठीक है। Find maximum voltage. Find maximum voltage applicable without breakdown. Find maximum voltage applicable without breakdown.
क्या इक्वेशन लगाएंगे? E by D। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगा सकते हैं? इंटू डी। कितना है? 3 × 10⁶। कैपेसिटी कितना है? 2 सेंटीमीटर। 10 × -2 कितना हो जाएगा? कितना वोल्टेज लगाओ तो सेफ एप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखिए वोल्टेज बहुत हाई है, तो ब्रेकडाउन के लिए क्या बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है ना? ऐसे अपने आप नहीं होता है, काफी हाई वोल्टेज चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A combination of a capacitance circuit, A combination of capacitance circuit of 7.5 microfarad of 7.5 microfarad is to be designed at a supply of 500 volts. To be designed at a supply of 500 volts. okay, full stop. Only capacitors available are of 5 μF. Only capacitors available are of 5 μF and can withstand 250 volts and can withstand 250 volts. ठीक है, full stop. Suggest a suitable arrangement. Suggest a suitable arrangement. ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या सर्किट पूरी खुद डिजाइन करनी है, कैसे सर्किट डिजाइन करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट क्या, कितना लाना है? 7.5 और सप्लाई कितने का दिया? 500 का। और अपने पास जो कैपेसिटी अवेलेबल है वो 500 सहन ही नहीं कर सकते। कितना सहन कर सकते हैं? 250। मतलब 250 से ज्यादा अगर वोल्टेज होगे ना तो क्या ब्रेकडाउन हो जाएगा। उससे कम मिले तो चलेगा, पर 250 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और एक कैपेसिटेंस कितने का है? 5 माइक्रोफैराड पर। तो सबसे पहले तो ये टारगेट करो कि 500 है तो मैं 250 कैसे डिवाइड करूं। पहले तो ये सोचो ऐसे टाइप। दूसरा क्या ट्राई करना, रेट अरेंजमेंट में सोचो 500 वोल्ट है मेरे पास, तो कैपेसिटर को कैसे रखूंगा? 2 कैपेसिटर अगर मैं सीरीज में रखूं, जैसे 500 दे दिए और 3 और 2, 500 दे दिए तो 250 मिल जाएगी। सेम ऑपरेशन हो सकता है। ये 5 μF, ये 5 μF। तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2.5। तो मुझे कितना है? टोटल 2 और 7.5 है तो सिर्फ पैरेलल में डालो। जैसे और 2 पैरेलल में डालो तो देखो टोटल C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 7.5 और हर एक को 250 मिलेगा। तो सिर्फ ये अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब मिनिमम कितने वो ऐसे सेटअप चाहिए? ये अरेंजमेंट हो गया अपना। कितने चाहिए? 6 कैपेसिटर से उसे डिजाइन कर सकते, ठीक है ना? अच्छा, ये ट्राई करना है।
दिया ड्रॉ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो अपने आप करके। ठीक, a combination and capacitance, a combination has capacitance of 2 μs, a combination has capacitance of 2 μs with a supply of 1000 volts, with a supply of 1000 volts. ठीक है, available capacitors are of 1 μs each. Available capacitors are of 1 μs each and can withstand 400 volts. And can withstand 400 volts. Draw suitable arrangement with minimum capacitance. Draw suitable arrangement with minimum capacitance. सेम प्रोसेस वही देखो सीरीज में कितने पहले तो डालना है, वो देखो मिनिमम सीरीज में कितने डालने हैं, बाद में पैरेलल से ऐड करते हैं। सीरीज में कितने डालूंगा, देखो 2 डालू तो एक को कितना मिलेगा, 5 चलेगा कि नहीं चलेगा। 3 डालू मैं तो एक को कितना मिलेगा, 333 मिलेगा। चल सकता है क्या, बिल्कुल चल सकता है। एग्जैक्ट कुछ 400 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है 400 से कम होना चाहिए बस, तो मिनिमम के ऐसे ही डाल सकता हूँ ना मैं। तो टोटल 3 कैपेसिटर डाले, इनका कैपेसिटेंस कितना होगा 1/9। मुझे टोटल 2 बनाना है तो आप पैरेलल में कनेक्ट करो। जैसे मैं इक्वल डालूं तो कितना हो जाएगा 2/3। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे कितना लाना है 1/3 + 1/3 ऐसे करते जाओ। टोटल कितना चाहिए 6 बार ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके C इक्विवेलेंट कितना आएगा 2। जब 6 बार मुझे करना पड़ेगा तो एक रो में कितने है 3, ऐसे 6 बार करना पड़ेगा। तो टोटल कैपेसिटेंस कितने चाहिए 18 कैपेसिटेंस चाहिए। तो पॉसिबल सुटेबल अरेंजमेंट बना सकते सेफ ऑपरेशन से। दो रखोगे तो 1000 है, तो 500 मिलेगा। 3 रखोगे तो डिवाइड बाय वो 3 मतलब 333 वोल्ट। अब सेफ है, कोई उड़ेगा नहीं। पर सीरीज में रखा है तो कितना होगा, इसका 1 है तो कितना 1/3। अब मुझे पैरेलल में रखना है, मुझे टोटल कितना लाना है 2। तो दूसरा अगर मैं सेम ऐसा रखूं वो भी सेफ रह पाएगा।
तो 1/3 इसका कितना होगा 1/3 ऐसे में कितने मुझे टोटल 2D लाना है ना, तो देखिए 6 बार ऐसा रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में थर्सडे करंट चालू करेंगे, कल वो लेके आना मॉड्यूल, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन देख लेंगे। सीरीज में ना तो वोल्टेज क्या होता है, हाँ